हाँ तो प्यारे दोस्तों, आज बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के दृष्टि से लेकर कल मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन किया था। आज मैं अमित सर आइडियल इंस्टीट्यूट की तरफ से मैथ और रीजनिंग के कंटेंट्स में नंबर सिस्टम लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे इस फर्स्ट वीडियो का, जो आपको नंबर सिस्टम के माध्यम से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो क्या आप रेडी हैं? यस, आप रेडी हैं तो आपने कॉपी पेन को उठा लीजिएगा और लगा लीजिएगा हेडिंग नंबर सिस्टम। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए नंबर सिस्टम को। बहुत धैर्य के साथ मैं एक एक पॉइंट्स को बताते हुए आपको नंबर सिस्टम को पढ़ाऊंगा। तो जुड़ेंगे मेरे साथ नंबर सिस्टम में। आ जाइए, मोस्ट वेलकम टू। तो हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत मस्त होंगे, मेरा इंतजार कर रहे हैं कि हाँ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैथ का वो सेशन। नंबर सिस्टम में आखिर क्या क्या पूछा जा सकता है और मैं क्या क्या आपको समझा सकता हूँ, तो आप समझेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से और एडवांस तक की चीज़ों को मैं आपको दे रहा हूँगा। तो चलते हैं बिगर समय गंवाए आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आ जाएंगे मेरे साथ नंबर सिस्टम में। शुरुआत करते हैं क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं मोटे मोटे नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर पूछे जा सकते हैं, तो वो चैप्टर पहले आपको डिस्कशन कर दूँ कि नंबर सिस्टम में ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिखूँ। नंबर सिस्टम में सबसे पहले मुझे यानी अंक और संख्याएं पढ़नी पड़ेंगी। यानी अंक क्या होते हैं एंड संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं इससे बन सकती हैं, तो मुझे पहले नंबर पर ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी इकाई अंक। जब कोई संख्या बना रहे होंगे तो उसमें जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई अंक, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट कौन सा होगा? तीसरा पॉइंट होगा आपका अभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य नंबर आपको पढ़ने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के साथ साथ में संख्या तो पढ़ा ही रहा होगा और साथ में यहाँ पर हम क्या पढ़ाएंगे आपको, गुणनखंड के बारे में पढ़ा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा बार, यानी वैल्यूपूर्ण बार किसी रेखाओं के ऊपर इस तरीके से लगा दिया जाता है, इसको बार पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा भिन्न, यानी फ्रैक्शन। इसी नंबर सिस्टम में ही पढ़ता है। भिन्न पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? भिन्न पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आइडेंटिटी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से जोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद में आपको माइनस यानी घटाना भी पढ़ना होगा, क्योंकि कोई घटाना पढ़ाता नहीं है। आपको लगता है कि ये सिंपल है, सिंपल नहीं है, बहुत टफ होते हैं। ठीक है, जब आप रूबरू हो गए मेरे से तब आप जानोगे। उसके बाद मुझे भाग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिविजिबिलिटी पढ़नी है। उसके बाद में मुझे मल्टीपल यानी गुणा पढ़ना है कि गुणा कैसे करते हैं, यानी गुणा करने की ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। तो मोस्टली आप उनमें देख पा रहे हो, इसमें आपका और टॉपिक्स जो बचा हुआ है, वो टॉपिक्स ये बचा हुआ है कि वर्ग और वर्गमूल आप इसी में पढ़ोगे। वर्ग एंड वर्गमूल भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलते हैं। किसी संख्या का वर्ग करोगे, उसका मूल निकालोगे। थर्ड नंबर इसके और आगे चलोगे तो घन एंड घनमूल पढ़ने पड़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, घन करोगे तो उसका मूल भी निकालना पड़ेगा, तो ये भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मुझे पढ़ना पड़ेगा घातांक और करणी। क्या पढ़ना पड़ेगा? घातांक और करणी। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? घातांक और करणी। ठीक है, ये क्या होता है ये बताएंगे अभी, चैप्टर को पढ़ रहे होंगे घातांक और करणी क्या होता है। तो मोस्टली इतने जो आपका टॉपिक्स देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक्स जो आपकी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अंक और संख्याएं कैसे कैसे निर्धारित होती है, कैसे बनती है, ये पढ़ना पड़ेगा मुझे नंबर सिस्टम में। दूसरा, इकाई अंक पढ़ना पड़ेगा, यानी जब हम कोई संख्या बना रहे होते हैं तो बाएं तरफ से या दाएं तरफ से कौन सा अंक पहले आता है, तो दाहिने तरफ से पहला अंक जो आता है वही क्या होता है, इकाई अंक होता है। ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याएं, जैसे कि आपकी हो गई 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। इनसे किसी नंबर को काटना है और बताना है कि ये कितने नंबर से कट जा रही है, कितने बार कट रहा है, कौन कौन सी संख्या में कट रहा है, तो ये अभाज्य गुणनखंड। ओके, इसके बाद मुझे पढ़ना है बार, वेरिएबल बार। जैसे कि लिख देगा किसी नंबर पे, सपोज दैट 0.3 पर वेरिएबल बार ऐसे लगा देगा,
और बोल देगा कि इसका ऑप्शन क्या सही है। जैसे मैं लिख दूंगा 1/3/9, या लिख दूंगा 1/3 या लिख दूंगा 3/4, ऐसे लिख दूंगा या 4/3/6। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसे आप हटा रहे होगे और इसे सॉल्व कर रहे होगे। तो इस तरीके से ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है भिन्न। वैसे जानते हो लाइट भिन्न होती है, अनलाइट होती है, साधारण भिन्न होती है, एक मिक्स भिन्न होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भिन्न होती है। किस तरीके से कौन कौन सी भिन्न होती है, कैसे कैसे पहचानोगे आप, ठीक है, तो उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फिर आप जोड़ घटाना बड़ा भाग नहीं जानते हो, इसको भी डिटेल से पढ़ा रहे हो। फिर आपके पास वर्गमूल है, वर्गमूल किसी संख्या का एक से दूसरी संख्या को गुणा करते हो तो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। जैसे 2 2 की 4, 3 3 9, 4 4 16, तो ये क्या होंगे, और 16 का वर्गमूल पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 पूछ सकते हैं। अब इतना छोटा नहीं पूछेगा, आपसे बड़ा पूछेगा। जैसे कि बोल देगा कि 144 किसका है, तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि 144 भी अभी छोटा है। 40 96 किसका है, तो आप ऐसे पूछेगा 40 96 का वर्गमूल बताइए कितना है, तो आप निकल जाओगे यानी फंस जाओगे। तो इस टाइप की हम ट्रिक्स बताएंगे कैसे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद घनमूल और घन, जैसे कि मैंने कहा 19 का घन बताओ तो आप भूल जाओगे, 13 का घन बताओ भूल जाओगे। अगर बड़ा घन दे दूँ, जैसे कि मैंने दे दिया 1 में 61, किसका घनमूल बताइए क्या है, तो आप फंस जाएंगे क्या है। तो ये ट्रिक्स बताएंगे आप। इसके बाद घातांक और कड़ी, यानी कोई नंबर्स दिया गया होगा उसमें घात लगी होगी, घात पर घात लगी होगी तो किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं शुरुआत करता हूँ। आज का टॉपिक रहेगा अंक और संख्या। आज मैं सिर्फ यही आपको समझाएंगे अंक और संख्या कैसे होती है। इस वीडियो में सिर्फ अंक और संख्याएं आपको पढ़ने को मिलेंगी, बाकी मैं सब बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि नंबर सिस्टम में मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बाकी मैं ठीक। इस वाले टॉपिक में हमें जो पढ़ने को मिलेगा वो क्या पढ़ने को मिलेगा, अंक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अंक क्या होते हैं। जैसे कि 1 है तो किसी वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसे कि सपोज दैट ये मार्कर है तो ये मार्कर एक मार्कर है, एक ये नंबर हमेशा एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि ये 2 लिखा हुआ है तो ये 2 मार्कर को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 को करेगा। ऐसे ही आपको 9 तक आप देखते हैं कि इस फिगर से आपको 9 वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है, तभी आप इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। वहीं मैं रोमन नंबर में बोलूँ तो 9 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। वहीं मैं हिंदी में की अगर बात करूँ तो हिंदी में 9 कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया जाता। तो यानी ये फिगर है, ये इससे हमें जानकारी मिलती है वस्तुओं के बारे में, ठीक है। तो वैसे ही तो इन नंबरों को जो 1 से लेकर 9 तक है, तो ऐसे नंबरों को क्या बोला गया, ताकत नंबर बोला गया। क्या बोला गया, ताकत नंबर बोलते हैं या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। यदि वहीं इसमें 0 भी इंक्लूड कर लिया जाए, 0 1 2 9, इस तरीके से इनसे मिला के जो संख्या बनेगी तो वो कैसे बनेगी, वो नंबर अर्थात पूर्ण संख्या बनेगी। क्या बनेगी बेटा, पूर्ण संख्याएं बनेगी। तो ये पूर्ण संख्याएं भी आप पढ़ते होंगे। इसके बाद सम संख्याएं पढ़ते होंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से पूर्ण तक विभाजित हो जाती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे 98 हो गया, ठीक है, जैसे कि 100 हो गया, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं। वहीं मैं अगर विषम संख्या की बात करूं बेटा, तो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णता नहीं करती, जैसे कि 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, ऐसे 99 हो गया, जैसे कि ऐसे ही आप देख सकते हैं 101 हो गया। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं जो 2 से पूरी नहीं करती। वैसे ही आपने सम संख्या विषम संख्या देखी, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं भी होती है। तो ये परिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, जैसे 2/3 मैंने लिख दिया तो ये परिमेय संख्या है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि √4 क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 2 हो जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। वही मैंने पूछा कि √2 क्या परिमेय संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर इसका निकलता नहीं है, ठीक है। जैसे पी की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय पढ़ा तो परिमेय भी मुझे पढ़नी पड़ेगी। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है, नहीं लिखी जा सकती। इट्स ओके, इतना समझ रहे हो गया। इसके बाद में मुझे पढ़ना पड़ेगा भाज्य संख्या। क्या पढ़ना पड़ेगा, भाज्य संख्या। तो बेटा ये भाज्य संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्त, ये भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर 3 2 से ज्यादा हो, ऐसी संख्या जिसके फैक्टर कितने हो, 2 से ज्यादा हो,
और ये हमेशा ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, इसलिए दो से स्टार्ट करते हैं। दो प्रथम अभाज्य संख्या, दो कैसी है? अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। ये नोट कर लेना, क्योंकि दो के फैक्टर कितने हो जाते हैं? एक और एक्सेल, यानी दो ही फैक्टर हो पाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि आपकी 3 हो गई तो इसके भी फैक्टर 1 और एक्सेल हो पाते हैं। इसके अलावा वैसे ही मैं 4 पे पहुंचता हूं तो 4 के फैक्टर कितने हो जाते हैं? मोर देन 2 हो जाते हैं, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है और 4 हो जाता है। तो जैसे ही 3 फैक्टर हुए तो वो संख्या कैसी बन जाती है? भाज्य। कैसी बन जाती है? भाज्य बन जाती है। तो सबसे पहली संख्या भाज्य संख्या की बात की जाएगी तो कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो ऑप्शन में मिलेगा 1 2 3 4। तो कुछ बच्चे 2 पे लगा देते हैं चिन्ह। क्यों 2 पे क्यों लगा देते हैं? उन्हें सब के याद रहती है, जबकि भाज्य ध्यान नहीं रहता है। तो भाज्य नंबर वही होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। तो यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन आपसे डीएड में पूछ दिया जाएगा, ये गारंटी। इसके बाद अभाज्य संख्याओं की बात करें। अभाज्य संख्या वही संख्या है जो अभी मैंने बात की है, अभाज्य संख्या जिनके गुणनखंड क्या होते हैं? दो ही होते हैं, इटसेल्फ और 1 होते हैं। तो 1 कभी मत काउंट करना, 1 को कभी काउंट मत करना, 1 को कभी भी काउंट नहीं करेंगे। दो सबसे छोटी प्रथम अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसे ही आप 9 को ले बैठोगे, 9 भी ऑप्शन में आएगा। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल हो जाती है, ठीक है। इसे ध्यान रखिए। इसके बाद मुझे और क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके बाद मुझे और भी नंबर हैं जो मुझे पढ़ने पड़ेंगे। मोस्टली इन नंबरों पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी जो आपके नंबर्स बन रहे हैं, उन नंबरों के बारे में हम आपको डिटेल से समझा रहे हैं कि और संख्याएं कौन कौन सी बन सकती हैं, ठीक है। अब आपको पूर्णांक पढ़ने पड़ेंगे, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो ये धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? अगले टॉपिक पे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, यानी इंटीजर्स ले लेते हैं हम। मैं पूर्णांक लगा लेता हूँ। पूर्णांक संख्या। अगला टॉपिक है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या नंबर सिस्टम आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। बीच में जीरो होता है, इधर माइनस के होते हैं, यानी बाईं ओर माइनस की संख्या होती है और दाईं ओर प्लस की संख्या होती है। ये नंबर सिस्टम आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा और इन्फिनिटी तक होता है। इधर भी इन्फिनिटी तक होता है, इधर भी होता है। तो जीरो के इधर आपके नेगेटिव ऋणात्मक धन पूर्णांक है, जबकि वहीं जीरो के उधर दाईं तरफ कौन से हैं? धनात्मक धन पूर्णांक है। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ दिया जाएगा। इसके बाद आप धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक को आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सम संख्या मैंने बताई थी, विषम संख्या मैंने बता दी, परिमेय बता दी है। वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं जो मोस्टली इंपोर्टेंट आपके लिए पड़ेगा। अगला टॉपिक वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ठीक है। अभी मैं बस सिर्फ आपको इनके बारे में रूबरू कर रहा हूँ, लेकिन वही हमें इन पर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, तो हम ये न्यूमेरिकल इसके इन सब क्वेश्चन ये टॉपिक्स को समझाते हुए इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा पैसा में रखेंगे, न्यूमेरिकल इसके बाद अंडरस्टैंडिंग के बाद, पहले समझदारी फिर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में आपके जितने भी आपके परिमेय और परिमेय नंबर होते हैं, यानी कह सकते हैं ओवरऑल कोई भी नंबर आप जो बना सकते हैं, जो भी नंबर आप बनाएंगे वो किस में आ जाएगा? वास्तविक नंबर में आएगा। और वास्तविक नंबर में कभी भी आप देख सकेंगे कि अंडरवुड के अंतर्गत नेगेटिव संख्या नहीं आनी चाहिए, जैसे कि अंडरवुड के अंदर ये अगर ये अंडरवुड के अंतर्गत माइनस की संख्या आ रही है तो इसका मतलब ये काल्पनिक नंबर हो जाएगा, ये रियल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। और ये काल्पनिक नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें हम आईआईटी या एनडीए की वगैरह की तरफ जाते हैं, तो वहाँ हमें इसे पढ़ना पड़ता है और इसे आयोटा से डिनोट करते हैं, ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देते हैं, लेकिन इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। तो चलिए वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने समझा, इसमें परिमेय और अपरिमेय, यानी कह सकते हैं जो भी नंबर आप बना सकोगे इसमें डालोगे काल्पनिक नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जटिल संख्याएं क्या होती है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर जुड़ा होता है। जैसे कि अगले टॉपिक्स पे मैं देखता हूँ, यहाँ पर काल्पनिक संख्या में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ काल्पनिक नंबर, यानी मैं अभी जो जिस नंबर की बात की है मैंने, वो आपका नंबर बन जाएगा जिसमें एक काल्पनिक नंबर अर्थात अंडर रूट के अंदर -7 और इधर लिखा होगा +5, ठीक है। इस तरीके से नंबर लिखा होगा। तो ऐसे नंबर्स अगर कहीं लिखे मिल जा रहे हैं, एक वास्तविक नंबर लिखा हुआ है और एक काल्पनिक नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? जटिल या सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जटिल नंबर। क्या बोलेंगे? जटिल नंबर। तो इनकी भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है मुझे पढ़ने की, लेकिन मैं समझा देता हूँ क्योंकि हर चीज ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, जिससे अगर क्वेश्चन थोड़ा हटके भी पूछ दिया जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मुझे सहअभाज्य संख्याएं पढ़नी पड़ेंगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? तो मैं इधर ले लेता हूँ सहअभाज्य संख्या। कौन सी?
सहअभाज्य संख्याएं, ये कौन से नंबर होते हैं सर? सहअभाज्य संख्याएं, ये कौन से नंबर होते हैं इनके बारे में भी समझेंगे। सहअभाज्य संख्याएं, तो ये सहअभाज्य संख्याएं बेटा, यहीं पे मैं एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझाऊं। जैसे कि मैंने लिया 17 और लिया 18 और जैसे लिए 19, मैंने लगातार ऐसे 3 नंबर लिए जिसमें एक नंबर बीच में भाज्य हो और ये दोनों नंबर सहअभाज्य कहलाएंगे। फिर 17 और 19 दोनों नंबर कैसे कहलाएंगे? सहअभाज्य कहलाएंगे। इसलिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल की तरह समझाया, 29, 30, 31, ये ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में एक भाज्य नंबर होता है और बाकी दोनों अभाज्य होते हैं, तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? सहअभाज्य संख्या बोला जाता है। तो ये चीज आई होप आपने समझी हो। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे और हमें कौन सी संख्या पढ़ने को मिलेगी, वो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पढ़ रही है मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन वैसे तो संख्याएं लगभग मैं 29 टाइप की होती है, लेकिन हमें कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ते हैं। ठीक है, इट्स ओके। वर्गमूल संख्याएं और धनमूल संख्याएं भी होती है जो हम आपको अगले टॉपिक में समझा रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ से हमारा ये नंबर सिस्टम का जो भाग है, नंबर सिस्टम के भाग में अंक और संख्याएं कुछ इस तरीके से इतनी हो सकती हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको इनको बखूबी एक ही तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो आप आई होप अपने ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, और इस कॉन्सेप्ट से अब मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ। जैसा बस 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट के लिए आप देखेंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, फिर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट कि इस पे न्यूमेरिकल आप कैसे कर रहे हैं। बस थोड़ा सा पैसेंस। देखेंगे तो प्यारे दोस्तों आ जाएंगे, देखेंगे इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और क्वेश्चन मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करूंगा और एक एक क्वेश्चन में देता जाऊंगा, 4 ऑप्शन दूंगा और आपको साथ ही सॉल्व करके भी बता रहा हूँ। तो आपको जो नहीं आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, 1 से 11 के बीच, 1 से 11 के बीच कितनी सम और कितनी विषम संख्याएं हैं? कितनी सम तथा विषम संख्याएं हैं, तथा विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 4,5, 5,4, 4,5, 2,3 और 5,5। अब आपके पास ये ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है, कौन सा आपका सही है। तो बताएंगे, क्या आप इतना नहीं जानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी या सम संख्या या विषम संख्याएं आई, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अभाज्य संख्याएं तो, लेकिन आप सम विषम में तो कर ले जाएंगे। ठीक है, जरा देखिए, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के बीच में आपसे पूछा है कितनी सम होंगी और कितनी विषम होंगी। बीच की बात की है तो इसे भी छोड़ेंगे और इसे भी छोड़ेंगे, यानी इन दोनों नंबरों को हम छोड़ेंगे क्योंकि बीच की बात की है, बीच में कितनी होगी। तो ये देखो सम संख्या है, अर्थात ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो सम कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 तो आपकी सम संख्या हो गई। अब विषम संख्या में 1, 2, 3, 4, 4 विषम संख्या हो गई। तो 5,4 जो ऑप्शन होगा वही आपका सही होगा, 5,4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि बीच में ही बात की, ना कि इधर उधर की बात की, बीच में ही हम ले रहे हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आता है। ठीक है, अब मैं आपसे यही से क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि 1 से 11 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। ये क्वेश्चन आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इस चीज को समझ भी लिया होगा। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इस पर दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन वो ये बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि 1 से 11 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। आप मुझे यहाँ से
क्वेश्चन मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि आपको ऑथेंटिक लेवल पे लेके चलो, जहाँ से आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन दिया 1 से 11 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो अब आप यही तो फिर से कर रहे होगे, मैं ये ऑप्शन हटा देता हूँ, ये ऑप्शन ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे लेके चलते हैं कि आपको 1 से 11 के बीच में क्या निकालनी है, अभाज्य संख्या निकालनी है। तो अब ये देखना है कि एक तो अभाज्य संख्या में आता ही नहीं है, 2 आता है, 3 आता है, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, 9 एक भाज्य नंबर बन जाता है क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाते हैं। वो कौन कौन से हो जाते हैं, तो बेटा देखोगे एक तो itself 1 हो जाता है, और एक itself आप इसके बाद 3 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 9 हो जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर हो जाते हैं, इसलिए 9 को काउंट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आप देख पा रहे होगे इधर तो भाज्य संख्या है, तो कितनी हो पा रही है, 1 2 3 4, कितने हो पाए, 4 इज द राइट आंसर। और आपको ऑप्शन मिलेंगे 4 पहला मिलेगा, या फिर वो दे देगा 5 पहला और 6 7 और 4, ऐसे ऑप्शन आपके पास होंगे। तो कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आप दे रहे होंगे। आई होप, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि आगे और किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, अगला किस टाइप का क्वेश्चन होगा, और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। शून्य कैसी संख्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, शून्य कैसी संख्या है, शून्य कैसी संख्या। अभी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फिर आप मुझे जवाब दें कमेंट सेक्शन। ठीक है, शून्य कैसी संख्या है, पहला ऑप्शन आपके पास है प्राकृतिक संख्या है, कैसी है यानी प्राकृतिक संख्या है, बहुत सोच समझ के आंसर देना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है सम संख्या है, तीसरा ऑप्शन आपके पास है पूर्णांक है, चौथा ऑप्शन आपके पास है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे शून्य क्या है, बताएंगे इस ऑप्शन, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या है इसका आंसर। जी बिल्कुल, मैं आपको कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ कितने बच्चे आंसर दे, जी दीजिएगा आंसर। बिल्कुल बच्चों ने, प्यारे बच्चों ने आंसर दिया है, ये एक पूर्णांक है। क्या है, ये एक पूर्णांक है। बिल्कुल आप लोग बहुत मैदान के इस धैर्य के साथ में आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल पूर्णांक है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जीरो आ जाता है। ठीक है, जीरो आ जाता है जब हम पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं। और जब नंबर सिस्टम को भी पढ़ रहे होते हैं तो नंबर सिस्टम सभी संख्याओं को पूर्ण कर रहा होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, या फिर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो शून्य एक प्राकृतिक संख्या, शून्य की गुण भी यही समझ लें क्योंकि शून्य आ गया है। तो शून्य अपने आप में कोई एक विशेष नंबर नहीं है, लेकिन जिस संख्या के साथ लगता है उसे क्या बना देता है, उसे सम संख्या बना देता है। जैसे कि मेरे पास 1 था तो एक सम संख्या नहीं होती है, जैसे ही ये दाहिनी ओर जैसे ही जुड़ता है तो उसे सम संख्या भी बना देता है और साथ साथ उसको अपने से 10 गुना भी कर देता है। तो शून्य की ये बेसिक प्रॉपर्टी है। शून्य को अगर किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो संपूर्ण संख्या को शून्य कर देता है, और शून्य का यदि किसी संख्या में भाग दे दिया जाए तो इन्फिनिटी बना देता है, और शून्य यदि किसी संख्या की दाहिनी ओर लगा दिया जाए तो उसे 10 गुना कर देता है। शून्य का यदि बाईं ओर इसका लिख दिया जाए तो ये संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और अंत में मैं यही कहूंगा, शून्य पर यदि कोई पावर लगा दी जाए शून्य को छोड़कर तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसे कहीं नोट कर लें। यानी शून्य मेरे पास था, इसकी पावर मैंने कितनी लगा दी, 5 लगा दी, 5000 लगा दी, 5001 लगा दी, तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। बशर्ते शून्य की पावर शून्य नहीं लगाएंगे, ये कोई ऑथेंटिक चीज नहीं होती है। इट्स ओके, हमेशा इसका मान कितना रहेगा, बनी रहेगा। कितनी भी पावर कुछ भी लगाओ, शून्य पर कुछ भी करो, उसका मान कितना हो जाता है, 1 ही हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 2 था आपके लिए, जो आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा होगा। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने। वो ये है कि आप इस क्वेश्चन का क्या जवाब दे सकते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तरह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वाह, मैंने समझा ही नहीं था, इतने सिंपल से भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
जैसे कि इसने बोला है कि दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, अगला क्वेश्चन में यही ले रहा हूँ। तो उसने बोला दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये भी पूछ दिया, सम संख्याओं का अंतर। ठीक है, दो सम संख्याएं, उनका अंतर कितना होगा, ऑप्शन में है 1 2 3 4, ये चार ऑप्शन है आपके पास, बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने कि आप दो लगातार सम संख्याओं का अंतर बता सकते हैं कितना हो। तो दो लगातार संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या ये ले लो, कौन सी होती है, 2 होती है। इसके जस्ट आगे वाली सम संख्या कौन सी बनेगी, यानी 4 बनेगी। तो इसमें से इसको हटाओ, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप चीजों को समझ सकते हैं। अगर इसने सम पे पूछा था तो मैं विषम से भी पूछ सकता हूँ कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर बताएं। तो एक विषम संख्या कितनी है, 1 है, और दूसरी लगातार में तीसरी आ रही होगी, तो इनका भी अंतर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात जब आज जगह पूछेगा नहीं, क्योंकि बात जब आज नंबर इंडस्ट्री का पूछ सकते हैं। बिल्कुल, चलिए आपको लेके चलते हैं ऐसी अगले क्वेश्चनों की तरफ, और ये बेहतरीन से क्वेश्चन आपके सामने आपका इंतजार कर रहे हैं। वो बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन सा मैं लेके आ रहा हूँ। वो ये क्वेश्चन ये है कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप उतनी बार काउंटिंग पढ़े होंगे बचपन में, तो मैं यहाँ से एक पूछ लेता हूँ। 1 से 100 के तक गिनती में, यानी क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की काउंटिंग में या गिनती में एक कितनी बार आता है, एक कितनी बार आता है, एक कितनी बार आता है। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर। ऑप्शन है आपके पास 11 बार आएगा, 20 बार आएगा, 21 बार आएगा, या फिर 100 बार आएगा। ये आपके पास ऑप्शन है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। चलिए आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर मुझे हंसी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप थोड़ी सी लेवल की तरफ चलेंगे, इसमें ऑथेंटिक क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ कि अंक में दे रहा हूँ, उनको आरोही अवरोही क्रम में आपको लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जो आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है 5 है, और अच्छा क्वेश्चन होगा क्योंकि अब लेवल थोड़ा बढ़ाना कह रहा है कि अंक 7, 3, 5, 4 को अवरोही क्रम में लिखने पर, को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में रखने पर बड़ी संख्या में इकाई अंक क्या होगा। अवरोही क्रम में रखने पर, अवरोही क्रम में रखने पर इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर आने वाला अंक कौन सा होगा। रखने पर इकाई स्थान पर आने वाला अंक, आने वाला अंक क्या होगा, क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है, ऑप्शन में आपके पास मैं दे रहा हूं 7, 3, 4, 5, ये मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए। ठीक है, आ जाइए तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी दीदी, देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या ऐसा कुछ करने के लिए बोला है। मेरे से बोला है कि अंक 7, 3, 5, 4 को अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोला। किसने बोला, अवरोही क्रम में। तो बस समझना मुझे यही है कि आरोही और अवरोही ये क्रम क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते क्या है। तो अभी आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी चीज है। अवरोही, आरोही। आरोही कहता है, आरोही कहता है कि आप एक स्टेप धीरे धीरे, यानी जीना से छत, आप घर में जीने से छत पे जा रहे होंगे, यानी आप ग्राउंड फ्लोर से, जमीन से कहाँ जा रहे होंगे, जमीन से छत पर जा रहे होंगे। कहाँ जा रहे होंगे, छत पर जा रहे होंगे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप छोटी संख्या से बड़ी की ओर बढ़ रहे होंगे। छोटी संख्या से कहाँ बढ़ रहे होंगे, छोटी संख्या से बड़ी की ओर आप प्रस्थान कर रहे होंगे। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। वहीं अवरोही क्रम ये कहता है
कि आप छत से कहाँ आ रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे। कहाँ आ रहे होंगे, छत से आप नीचे उतर रहे होंगे। छत से कहाँ उतर रहे होंगे, छत से नीचे उतर रहे होंगे, यानी जमीन पर आ रहे होंगे। कहने का मतलब है बड़ी संख्या से मेरे दोस्तों छोटी संख्या की तरफ आप बढ़ रहे होंगे, छोटी संख्या की तरफ आ रहे होंगे, तो इसे बोलेंगे अवरोही और इसे बोलेंगे आरोही। तो इसको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को यानी अवरोही क्रम में बताया है। तो अवरोही क्रम का मतलब है सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, यानी 7, फिर कौन को लिखना है 5, फिर किसको लिखना है 4, फिर किसको लिखना है 3 को। अब मैंने इसको सजा दिया। अब मुझसे पूछा था कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो इकाई अंक पर प्यारे बच्चों कौन सा अंक आ रहा है, 3। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपको मिलेगा, और बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चनों की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जान पा रहे हो कि आज का कंपटीशन का दौर है। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन शुरुआत हमें करनी होगी तो बिल्कुल छोटे से ही करनी होगी, क्योंकि हर मेरा लोग प्यारा भाई या प्यारी बहन तो बिल्कुल छोटे स्तर से मैथ नहीं जानता है, मैथ में बहुत डर लगता है, इसलिए मैं मैथ को बहुत धैर्य के साथ में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझा रहा हूँ। और धीरे धीरे आप ये वाला बैच जो यूपी का बीएड का बैच है, यदि आपने इसको पूरा फॉलो किया तो ये गारंटी आने वाली बैच जो आपकी पुलिस को या किसी भी के बैच का एग्जाम होगा तो वो आप बखूबी बहुत अच्छे से आप अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपको, थोड़े से और छोटे क्वेश्चन हम लोग खेलते हैं, फिर आपको बताते हैं। वो कह रहा है कि निम्न में से परमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आपके पास छठा आ रहा है वो कह रहा है निम्न में से परमेय संख्या नहीं है। कौन सी बेटा, क्या पूछा, निम्न में से परमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब आप समझते होंगे परमेय संख्या क्या होती है। अगर यदि आप ये समझ गए कि परमेय संख्या क्या होती है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब तुरंत ही देंगे। पहला ऑप्शन आपके पास पाई है, दूसरा ऑप्शन 1/2 है, तीसरा ऑप्शन 22/7 है, चौथा ऑप्शन आपके पास 0.3 पर बेनिकुलम बार है। जरा बताइए इसमें से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, अर्थात जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये लगभग मैं मान लेता हूँ लेकिन एग्जैक्ट होती नहीं है। तो ये तो p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो आंसर में नहीं हो सकता है। और ये 1.2 लिखा है, तो बेटा मैं 0.2 लिखा है, तो इसको हटाने के लिए मैं 10 का गुणा या 10 का भाग कर सकता हूँ। तो 10 के गुणा से ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा और इसे मैं लिख सकता हूँ 1/5, अर्थात न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर के रूप में मैंने लिख लिया इसको। तो ये भी नहीं हो सकती है, ये भी परमेय संख्या, ये तो परमेय संख्या हो सकती है ना, तो इस पर टिक लगाएंगे। ऐसे ही मैं इसको देखूंगा। अभी मैंने कहा था आपको, जब मैंने समझाया था, अभी पूरा डिक्लेरेशन चैप्टर के बारे में बताया था, तो बेनिकुलम बार के बारे में भी जानकारी दी थी आपको। तो बेनिकुलम बार क्या होता है, तो देखेंगे बेनिकुलम बार और पॉइंट एक साथ हटते हैं और बटे में क्या लगाते हैं, 9 लगाते हैं। अब मैं इसको सिंपलीफाई कराऊंगा तो 1/3 के रूप में लिखेंगे, अर्थात अंश बटे हर के रूप में मैं इसको भी लिख सकता हूँ। तो ये भी नहीं हो सकती है। पाई मेरा एक ऐसा नंबर होता है, एग्जैक्ट होता है, नोट करके रख लेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, या परिमेय पूछा था तो परिमेय ये नहीं हो सकती है। तो यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। यही क्या है, आंसर है। तो इसे गांठ बांध के आप रख लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि को लेकर, और खासकर बीएड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको लेके चलता हूँ बेहतरीन से क्वेश्चनों की तरफ। धीरे धीरे मैं बढ़ता चल रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूँ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आ रहा हूँ। कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय नंबर, यानी दोनों की अपनी बात की है कि
प्रमेय और अपरमेय नंबरों के समूह को क्या कहते हैं? प्रमेय और अपरमेय नंबर दोनों एक साथ में जोड़ लूं तो इसके संग्रह को अर्थात समूह को क्या कहा जाता है? इसके संग्रह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 में आपको दे रहा हूं, बहुत धैर्य के साथ में इसका जवाब देना। पहला ऑप्शन है आपके पास ए, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। नंबर बी क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे इंतजार है कि आप जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में कि वास्तविक संख्या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। थर्ड नंबर पे वो कह रहा है कि काल्पनिक नंबर, इसे तो बेटा तुरंत ही हटा देना क्योंकि काल्पनिक नंबर अंडर रूट के अंदर में होते हैं, तो काल्पनिक तो हो ही नहीं सकते। और डी ऑप्शन आपसे इंतजार कर रहा है कि पूर्ण संख्याएं होंगी। तो पूर्ण संख्या मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 0 से लेकर 9 तक होती है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये भी कभी हो ही नहीं सकता। अब बात बची है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या मैंने बताई थी कि 1 से लेकर 9 तक बनी होती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो वास्तविक संख्या में इनकी गिनती होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझेंगे और यहाँ से यूपी टेट में क्वेश्चन गारंटी के साथ आता है परमीय संख्या से। एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, सीटेट में भी मिलता है। तो मैं टीचिंग एग्जाम को लेकर खासकर डेडिकेटेड हूँ और उस एग्जाम को जब तक मैं तोड़वा नहीं लूंगा तो ये गारंटी है तब तक मैं छोड़ूंगा, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। आप बस साथ में रहना, बाकी जो होगा वो मैं देख। चलिए आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। बहुत ही प्यारे क्वेश्चनों की तरफ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही मस्त कंटेंट आपको आज मिलने वाला है। आप धैर्य के साथ में ऐसे ही जुड़े रहेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और लेंगे इस एंजॉय। मैथ एक मस्ती भरा टॉपिक्स होता है और इसमें पढ़ने में क्या इंटरेस्ट आता है, बिल्कुल मजा आ जाता है, दिल गदगद हो जाता है चीज़ों को पढ़ने में। लेकिन जो बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को पढ़ने को नहीं आता है, उन्हें बहुत डर लगता है ऐसे क्वेश्चनों से। अब मैं और लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ। आपसे ये पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, वो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि वो ये क्वेश्चन लेवल थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा और आप भी इसे नोट कर रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन टॉप क्वेश्चनों में से एक, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में जो लेके आ रहा हूँ वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या। क्या लेके आ रहा है? 2 अंकों वाली एक संख्या। बहुत धैर्य के साथ में इस क्वेश्चन को सुनना। 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या